Assalamu alaikum ji everybody. Thank you very much for listening to this lecture. This would be the last lecture in the series of lectures for the course which we have been studying. और आज मैं कोशिश करूंगा कि हम कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स को प्रिसाइसली कॉम्पैक्ट फॉर्म में कवर करके अपने कंटेंट को जो है वो कंप्लीट कर लें। सबसे पहले तो ये कि जो जो हमारा पेपर है उस पर मैं थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि उस पर आप लोगों का इंटरेस्ट होगा। वो ये इस तरह से होगा कि इट वुड बी ऑन द सिमिलर पैटर्न जिस तरह आपने मिड टर्म एग्जाम दिया था। और पेपर जो है उस पर कुछ चीज़ें आपने सॉल्व करनी है। लाइक देयर वुड बी अ शॉर्ट ऑब्जेक्टिव टाइप और एमसीक्यूज, और उसके साथ कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होंगे। एंड ऑफ कोर्स देयर वुड बी सम न्यूमेरिकल्स एज वेल, जो हमने पढ़े रिलेटेड, उसके अंदर से कुछ न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं। और आप कॉपी पे कुछ चीज़ें आपने क्वेश्चन पेपर पे हल करनी है, कुछ चीज़ें आपने जो आंसर शीट पे हल करनी है, और आपने फिर अकॉर्डिंगली अपना रिसर्च, अपना जो क्वेश्चन पेपर है वो आपने अटैच करके अपने आंसर शीट के साथ रिटर्न करना होगा। तो आई होप दिस आंसर्स योर क्वेरीज अबाउट द एग्जाम पेपर। Now let me share the presentation and let us talk on certain things. मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि अगर इसमें कोई किसी किस्म का कोई इशू आपको सुनते हुए आता है, ऑल्दो आई ट्राई टू कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल बिकॉज टुमारो इज योर पेपर। सो बट ये कि आप एक दफ़ा अगर देखेंगे तो आई एम श्योर आप काफ़ी हद तक चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ आएंगी। अच्छा जी। हमने लास्ट लेक्चर में ये चीज़ कवर की थी कि जो हमारा डीप लर्निंग का प्रोसेस है, इसके अंदर यू ट्राई टू लर्न थिंग्स फ्रॉम वेरियस एस्पेक्ट्स, यू हैव मोर डाटा। हमने बिग डाटा की बात की और हमने कहा कि मशीन लर्निंग के अंदर एक सब क्लासिफिकेशन होती है डीप लर्निंग की। इसके अंदर आप अगेन सुपरवाइज्ड तरीके से या अनसुपरवाइज्ड तरीके से ज़्यादा डाटा को, ज़्यादा एस्पेक्ट्स को किसी एक मसले के लिए सीखते हैं और उसके मुताबिक अपने टेस्ट रिजल्ट्स देते हैं। जो कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स हैं, दे आर स्पेसिफिकली डिजाइंड टू वर्क ऑन दी पिक्चर्स बिकॉज बिग डाटा की डेफिनेशन में जब डाटा ज़्यादा होता है तो इट मीन्स यू हैव मोर पिक्सल्स, यू हैव मोर पिक्चर्स, यू हैव मोर वीडियोस। वीडियोस आर अगेन कॉम्पोजिशन और एडिशन ऑफ वेरियस पिक्चर्स। फ्रेम्स पर फ्रेम दर फ्रेम आते हैं, जितने ज़्यादा फ्रेम आते हैं पर सेकंड उतना ज़्यादा आपकी वीडियो की जो डेप्थ है वो ज़्यादा होती है और डाटा साइज बढ़ता चला जाता है। तो देयर शुड बी सम प्रोसीजर विच कुड बी एबल टू लर्न पिक्चर्स इन अ मोर अप्रोप्रिएट एंड सटल वे। मैंने आपसे जिक्र किया था कि दुनिया भर में लोगों की फ़ोटोज़ जमा करने के लिए तरीक़ाकार हैं। गूगल फ़ोटोज़ इस एक एक प्रोसेस है जिसमें आपको फ्री एक्सेस है एंड ऑल ऑफ योर फोटोज़ दे आर अपलोडेड एंड अवेलेबल फॉर एनी रिसर्च वर्क लेटर ऑन, जिस पे गूगल जो है वो बहुत रेगुलर काम करता है। और जो इमेजेस हैं उसमें बहुत चीज़ें आसान तरीके से समझाई जा सकती हैं, या वहाँ पे जो एक एक्सप्लेनेशन का प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा समराइज किया जा सकता है। और अगर मैं आपसे कहूँ कि आप आसमान पे उड़ते हुए परिंदे मुझे आइडेंटिफाई करें तो शायद बड़ा आसान होगा आपके लिए, बट एक कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए काम करना मुश्किल होता है। और इस तरीके से हर इमेज को प्रोसेस करना फॉर अ कंप्यूटर मशीन या फॉर एनी मशीन इज लिटिल टफर। और जो हमारे सेंसर्स अल्लाह ने बनाए हैं, हमारी आंखें, हमारे कान और हमारे बाकी जो अज़ा हैं, वो जो परफॉर्मेंस देते हैं इस तरह के कामों के लिए, वो कोई एक मशीन के लिए स्टिल इट्स फार आइडिया, फार फेस्ट आइडिया। ऑल इस पे बहुत रिसर्च हो रही है। इस पर्सपेक्टिव से जो है वो सीएनएन्स को पे काम किया जाता है। मैंने आपको जिक्र किया कि हम जो रेगुलर तरीके कार से चीज़ों को सॉल्व करते आए हैं, उस तरीके कार के तहत हम किसी भी इस प्रोसेस को अगर हमने समझना हो तो हम ये देख सकते हैं कि कोई भी एक जो इमेज होती है असल में वो कुछ पिक्सल्स होते हैं। लाइक मैंने कहा कि जी आप जो रेगुलर तरीके से न्यूरल नेटवर्क से सॉल्व करते हैं तो आप फीचर्स लेते हैं और फीचर्स को लेयर दर लेयर सॉल्व करते हुए अपनी फाइनल प्रोडिक्शन या फोरकास्टिंग या रिग्रेशन की एनालिसिस को किया जाता है। बट ऑन दी कंट्री यहाँ थोड़ा प्रोसेस एक डिफिकल्ट या एक डिफरेंट प्रोसेस के तहत प्रोसेस को आप देख सकते हैं।
सो अगर हम इमेजेस का डेटाबेस देखें तो इमेजेस के अंदर जो है वो हमारे पास बहुत सारे अवेलेबल डेटाबेसेस हैं जो कि फ्रीली डाउनलोड किए जा सकते हैं। एमनेस्ट डाटा सेट जो है वो हैंड रिटन कैरेक्टर्स या हैंड रिटन नंबर्स का डाटा सेट है, जिसमें 60,000 के करीब जो है वो हैंड रिटन डिजिट्स हैं। और उनमें हर इमेज जो है वो 18 बाय 18 साइज की है, और यहाँ पे वो कुछ हैंड रिटन कैरेक्टर्स जो हैं वो मैंने डिस्प्ले की। तो इसको समझने के लिए हम ये देख सकते हैं कि इमेजेस कुछ में नहीं है, बल्कि इनके अंदर आपको एरेज या नंबर्स नजर आ रहे हैं, और इन नंबर्स के खास सीक्वेंस है जिसके अंदर ये नंबर्स रिपीट होते हैं। जो नंबर 8 है, इधर जो नंबर्स का सीक्वेंस होगा वो 6 में नहीं होगा, वो 7 में नहीं होगा, वो 1 में नहीं होगा। तो इस सीक्वेंस से फायदा उठाया जा सकता है। सो वी कैन मेक एन array एंड वी कैन गिव दिस array as an input to a neural network, and each pixel can work as one feature, and the tab, yeah, and the or the label for this entire array is yes for 8 and no for any other thing. So this 324 input array can be used to give as an input to our neural network with multiple layers, and it can give me an answer whether the number given was 8 or not 8. But there are some issues. In fact, we can train on various numbers which are 8 and not 8, and then we can test. बट प्रॉब्लम ये है कि जब तक तो ये नंबर सेंट्रली प्लेस्ड होते हैं या एक खास सीक्वेंस में होती है, तब तक तो ये काम करेगा। लेकिन अगर ये नंबर मूव करके किसी एक कॉर्नर में चला गया या सेंटर से हटके इसका साइज कम हो गया, तो उस केस में दिस पर्टिकुलर टेक्निक विल नॉट वर्क परफेक्टली। सो there could be certain solutions for this problem, like we can make a window जो कि मूव करती रहे, और जब वो एग्जैक्टली सेंटर पे आए तो it can be used as ये आइडेंटिफिकेशन विंडो, और अकॉर्डिंगली आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बाकी विंडोज को डिलीट किया जा सकता है या नॉट कंसिडर किया जा सकता है। बट इट इज़ नॉट वेरी एफिशिएंट बिकॉज यू आर डूइंग लॉट ऑफ हार्ड वर्क इंस्टेड ऑफ गोइंग एग्जैक्टली टू द ऑब्जेक्ट। You are roaming around unnecessarily within your entire data space, which may be very large in certain cases. So there could be another brute force solution that we could make. We can give the training data in form of 8 which are scattered. We can give one array, another array, a third array, and make too many arrays of various possibilities of 8 being somewhere, so that now the network could learn that particular object from all aspects. We call this technique as image data augmentation technique, जिसमें we make number of images from the one image by various rotation technologies, rotation strategies, stretching strategies, and accordingly, multiple copies can be created. And then those data points can be used to train that particular thing. Okay, so for this purpose, now things are get have gone a little complex. So we need to maybe use a network which is large, which is slightly bigger, and we can stack layers upon layers. So because a larger amount of data has to be understood, so complexity would increase, and ultimately you can still do something and learn such patterns with the help of a regular neural network, which has number of layers and neurons within its architecture. But again, this idea is not that efficient because you are using more memory, you're using more computational space, computational power, making things complex. So this is tougher, especially in the absence of the latest computational power which are available now and was not there earlier. So this idea was not very workable recently, but as soon as the 3D graphic cards they came in the market, which are fast processor and can work with the large neural networks, now these things are much easier to work upon. But again, this particular way of solving this solution of finding an object
at various places in various sizes is not very efficient. So we need to work a little smarter, which could do this thing much easier. For that purpose, one must know that every picture has hierarchy. By hierarchy, we mean that if we see this picture, so here one can instantly recognize that there is a ground which is covered in grass, and there is some concrete, and then there is a child as well on that ground. Child is sitting on some bouncy horse, and that horse is on top of grass. So all of the objects, they are interrelated, and they can be identified based upon this interrelation as well. We or any human being can identify the object, whatever surface that child is, and can work on that identification. An image is an image always. A second point in this regard is that image is nothing but transition of edges, where dark edges changes to the medium medium edges, and then those transit to the lower edges, and ultimately एक जो आपकी eyebrow होती है वो आप उसको identify कर लेते हैं from your skin, and your hairs can identified from your ears, and accordingly all these things are nothing but transition of edges. So this aspect can also be utilized while making use of some modern technique. So a better way or doing this thing with more I would say smartness, and feeding the entire image into your neural network and getting a very complex array of numbers, there could be some smarter ways which can take advantage of these ideas, and we can should be able to identify object whatever size it is, and wherever it is in the image. So अगर आप एक बहुत क्लटर्ड इमेज लेते हैं और उसमें आप बिठा देते हैं हसान खान सुंबल को, तो वो आप उसको, बिकॉज यू नो हिम, सो यू कैन आइडेंटिफाई इन दी ग्रुप इमेज। अगर वो क्लास में बैठे हैं तो आप सीधे आपकी नज़रें उनके ऊपर जाएंगी, और अगर वो अकेले हैं तब भी आपको विजिबल होंगे। तो दिस आइडिया और दिस पर्टिकुलर I would say the optimization given to our brain can also be used within the machine. So for that purpose, CNNs were thought out, और इनके ऊपर काम किया गया, और this is the advancement in computer vision, and a lot of work has been done on in this area to work on this smarter identification of objects which are available in various sizes and at different locations, and accordingly that could be worked out with the help of the phenomena, mathematical phenomena, which is called convolution, और कन्वोल्यूशन एंड पूलिंग, दीज आर द टू मेजर थिंग्स विच आर यूज्ड इन दी सीएनएन्स। उनको हम देखते हैं कि वो किस तरीके से काम करते हैं। तो इम्पोर्टेंट फिनोमेना ये, इसमें जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है वो ये कि हर ऑब्जेक्ट जो दुनिया में बनाया जाता है या बनता है वो ब्रश से आप बना सकते हैं, यूजिंग लाइंस एंड कंटूर्स एंड शेड्स एंड कलर्स। कोई भी एक पेंटर जब चीज़ को पेंट करता है तो आपने देखा होगा कि वो ब्रश लेके उसको पेंट करता है, और अकॉर्डिंगली एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट जो है उसको बना लेता है, और फिर वो 2D में या 3D में किया जा सकता है। सो जो आपकी एक CNN है उसके अंदर देर आर नंबर ऑफ देर इज अ स्टैक ऑफ लेयर्स वेयर यू हैव द कन्वोल्यूशनल लेयर्स, एंड देर आर pooling layers, and there are certain other things. But if I talk of the convolutional layer, then it just works at small portions of an image, and try to extract patterns such as edges, curves, colors, and textures. Or the thing which it uses is a small, I would say, matrix of numbers, which is called filter or kernel, which can be used to slide over the entire image to work out and extract some important things, which are, as mentioned, edges, curves, and colors. So it is again thinking of scanning an image with a small window to detect something special. और ये बिल्कुल इस तरह से कि करेगा, अगर बच्चे को आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास दे दें और उसे कहें कि पिक्चर के अंदर आप ढूंढें जी कि इसमें लाइंस किधर हैं सिर्फ, या इसमें खास कलर जो है वो किस जगह पर है, या इसके अंदर कहीं स्क्वायर्स हैं तो वो किस जगह पर है। तो जो मैग्नीफाइंग ग्लास उसके हाथ में होगा उसको आप फिल्टर कह सकते हैं या कर्नल कह सकते हैं, और जो स्कैनिंग का प्रोसेस वो करेगा पूरी इमेज के अंदर ढूंढते हुए, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द कन्वोल्यूशन ऑपरेशन। सो इट्स जस्ट लाइक कि आपके हाथ में एक पेंसिल है और आप उससे जो है स्मॉल डिटेल जो है वो फिगर आउट कर रहे हैं, और इसमें जो सेकंड एस्पेक्ट यूज किया जाता है पुलिंग का, इट इज लाइक समराइजिंग ईच स्मॉल पैराग्राफ विद वन इंपॉर्टेंट कीवर्ड।
So by reading the entire paragraph and writing one small keyword for that paragraph may lose you details, but you keep what is important in the entire image. So just try to visualize that you have an entire image and then you scan it, find out important things, and then store those important things for working out the things later on. For example, you have an image of 4 by 4 like this. So we can think of 1 as white pixels, 0 as black pixels. So this image shows that a white square is at the top left and a white square is at the bottom right. So we can use a 2 by 2 filter like this shown here, all ones, which can detect the white squares in a way that once it will pass over this entire image, it will give you the maximum number once multiplied point by point once it is moving over that square which is of the interest. So अगर आप इसको इस तरीके से देखें like is shown here that जब ये नंबर इस 1 by 1 और चार जिनमें वंस कोने पे नजर आ रहे हैं उनके ऊपर से जब ये स्लाइड करेगा तो जो आपके पास आंसर आएगा वो 4 आएगा. सो टॉप लेफ्ट रीजन पे भी आंसर 4 होगा. जब राइट मूव करेंगे तो भी ये नंबर छोटा होगा और इस तरह से ये जब मूव करता जाएगा तो ये उस एरिया ऑफ इंटरेस्ट से निकल जाएगा, नंबर कम हो जाएगा. दोबारा जब उस ऑफ एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे आएगा तो नंबर फिर बढ़ जाएगा. सो ये एस्पेक्ट आपको कुछ इस तरह का आउटपुट फीचर मैप दे देगा जिसके अंदर जहां जहां ये 4 आ रहा है दोज आर इंडिकेटिंग कि ये वो वाइट स्क्वायर एरियाज हैं जिसके अंदर आप इंटरेस्टेड थे. सो दिस पर्टिकुलर फिनोमेना आफ्टर पासिंग थ्रू द फिल्टरिंग स्टेज इज कॉल्ड क्रिएशन ऑफ फीचर मैप्स where high values appear once filter has found a perfect 2 by 2 square, medium values when it's partially matching, and zeros means there is no match over there. So that particular thing of interest, particular object, in fact, can be highlighted. So this convolution in pooling, once seen together, this gives you an understanding of the translational invariance, or the again idea is that object is an object no matter where it is in the picture. So convolution separate the features where and pooling selects the important thing within those features. So it's just like कि जी आप जरा सा मूव करेंगे तो you are in fact going to lose the details. So you shift an object in an image by 1 pixel, convolution output would also shift. बट पूलिंग का वो फिनोमेना है जो कि स्टिल स्ट्रॉन्गेस्ट फीचर को रीजन के अंदर आइडेंटिफाई कर लेगा. सो दिस मेक्स CNN ट्रांसलेशन वेरिएट. Another way of describing the working of CNN could be that you have an image. तो ये image जो है it's again as I told you earlier is composition of various edges and smaller objects and variations of that those brush जो आप लगा रहे हैं इसको बनाने के लिए. सो आपका कर्नल जब सिस्टम में इन होता है और वो कोई एक फिल्टर है तो वो इस पूरी इमेज से आप पास कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप. और once it passes through the entire image we and it reaches to the last, we call it the layer 1 of the convolution because it has passed through the entire image. You may go to the second filter of that convolutional layers which will be having different numbers and would be made for another type of feature available within that image. It can also again pass through the entire image and reaches to the till the end. And there are number of filters, like there could be 96 filters, there could be 256 filters. And after passing through all those filters, the respective important features within that image could be separated out because you are in fact trying to get those things which you require by those filters. So this could be the result after the convolutional layer that the entire image was given and you have figured out, for example, all the vertical edges within that are maybe some curvy edges because you defined the filters according to those things which were required out of that image. The max pool layer after the convolution layer will again filter out the important things within that entire data, which in fact that feature map which you collected. So this will be reducing the data size as well as figuring out the important features within the entire feature set. And then again, you may come up with a second convolutional layer, which may give you some other features available within that particular image.
and you keep moving, you keep getting those different features, different things, important things within that image. And ultimately, if you can combine all that data, it means you are trying to reconstruct that image which was there. So आप देखेंगे जब भी एक पेंटर भी किसी को सिखाता है तो वो उसको आहिस्ता आहिस्ता करके एक चीज़ बनाना सिखाता है कि पहले आपने एक इस तरह के एजेस को बनाना सीखना है, लाइक यू नीड टू लर्न फर्स्ट द हॉरिजॉन्टल एजेस के किस तरह से आप हॉरिजॉन्टली चीज़ों को बनाएंगे, फिर आप वर्टिकल डायरेक्शंस में आते हैं, फिर आप कर्व्स के ऊपर आते हैं, फिर आप सर्कल्स के ऊपर आते हैं, और अल्टीमेटली आहिस्ता 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 आप उनको कंबाइन करते जाते हैं। और जब आप इन सारी चीज़ों को कंबाइन करते हैं, कर देंगे, वर्टिकल एजेस को, हॉरिजॉन्टल एजेस को, सर्कल एजेस को, तो आप एक पूरा ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। That is what the central idea of a CNN as well, because it is also working in the similar way. It's trying to learn that object step by step. So convolution again is a mathematical operation. It is again it has its roots in the signal processing where you have a lot of functions and multiplications and additions. But at the moment, I'll not go into the details, and I'll leave that signal processing content. I'll go on to the I'll remain within the bound of the domain which we are discussing. So CNN in fact has got a pipeline. It will have some steps जो मैंने बताया आपको, उसी उन्हीं के ऊपर ये steps built हुए हुए हैं. Again, I would reiterate that the important input is your image. It is they are made for the images. So you have the images which are composed of pixels, composed of matrices. You take those inputs and give it to your convolutional layers. You have the ReLU functions over there. ReLU function stands for the rectifier linear units, which in fact remove the negative part of the image and keeps the positive side within the data. और उसकी वजह यह है शायद कि इंसान का जो दिमाग है वो नेगेटिव इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं करता, या ठीक तरीके से लेके नहीं चल सकता। उस फिनोमेना को रख के हमने रैलू फंक्शंस डिफाइन किए। इसकी एग्जांपल ये हो सकती है कि जब आप स्कीइंग सीखते हैं, फॉर एग्जांपल आपको कोई ये चीज़ सिखाई जाती है कि जी आपने, या आपको कहा जाए कि जी ये ना करो, तो फिर तो आप ज़रूर करेंगे। जब आपको किसी चीज़ से रोका जाएगा तो ये इंसान की नेचर है कि वो उसके दिमाग में फ़ौरन आ जाती है। वेराज अगर आपको किसी ने सिखाना है कि कोई काम नहीं करना, तो बजाय वो काम ना, ये बताने के वो काम नहीं करना, आपने उसका अल्टरनेट काम करवाना है जिसके करने से वो आप दूसरा काम ना कर पाए। लाइक मैं आपको जो एग्जांपल दे रहा हूँ कि स्कीइंग में अगर आपको ये सिखाया जाए कि जी आपने दरख्तों से बचना है, तो फिर आप जरूर दरख्तों के साथ जाके टकरा जाएंगे। वेराज अगर आप रास्ते को फोकस रख पाए कि जी आपने रास्ता फोकस रखना है, वट एवर थिंग्स कमिंग इन योर वे, यू आर लीस्ट बॉदर्ड, you need to follow the path, then you will be more appropriately going through that process, और skiing आप ज़्यादा अच्छी करेंगे। तो ये इस फिनोमेना के तहत रेलू फंक्शन डिफाइन किया गया कि डाटा के अंदर वट एवर नेगेटिव इंफॉर्मेशन इज, यू कैन जस्ट रिमूव दिस एंड कीप द पॉजिटिव इंफॉर्मेशन। So step by step, you have the convolution, you have a polling layer, then another set of convolution and polling layer, another set. There could be multiple sets of convolution polling. Again, purpose is कि convolution जो है वो खास type of data को extract कर रही है, और polling उसमें से important information निकालती जा रही है। और step by step आप वो सारी जो image थी उसको आप नॉक डाउन पार्ट्स के अंदर टू द माइन्यूट लेवल तोड़ लेते हैं, और फिर अल्टीमेटली वो सारा डाटा आप फ्लैटन कर देते हैं, जो आपको आगे यहाँ पे नेक्स्ट फीचर लर्निंग के बाद क्लासिफिकेशन प्रोसेस के अंदर नजर आ रहा है कि रीच you start from here, you pass through these stages which are the feature learning stages, and you reach here where you have now the entire data set which you can just keep in a line, or you call it as a that you have placed all the features in one line, so you call it a flattened stage. And then you use your regular neural network to keep to use those features which have got a label from very start that it was a car. So you can give it to your fully connected neural network, which will learn it, and ultimately your softmax function will classify in probability functions कि ये जो object आपने input पे दिया था, was it a car, was it a truck, was it a van, or was it a bicycle? If it is a system used or made for classification of objects of this type of transportation means. So how this is how the CNN pipeline works, and it can be used for any type of problem. We could make a क्लासिफिकेशन इमेज सिस्टम फॉर कैरेक्टर्स फॉर नंबर्स। तो यहाँ पे आपको यही सेम फिनोमेना नज़र आ रहा होगा फॉर नंबर्स विच अगेन हैव गॉट सम साइजेस, इनके अंदर भी इमेजेस हैं। और बिल्कुल उसी प्रोसेस में convolution by pooling, by convolution, by pooling, and then fully connected neural network, you move in a way to get to your desired
understanding of the phenomena and results. So as I said, that image is a matrix of pixel values, and minimum processing is done by the CNNs. इसी फिनोमेना को ओवर द टाइम एक्सपेंड किया गया नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की तरफ भी, जिसको आप नाम देते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स या ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स. Those are the methods which works in parallel to convolutional networks. Convolutional neural networks are primarily designed for the images, but जो आपके large language models हैं, अगर आप देखें तो वो text पे काम करते हैं मोस्टली. आप कुछ prompts दे के कुछ results लेना चाह रहे होते हैं, इन्हीं इसी phenomena को replicate किया गया है convolutional neural networks में with a related approach which is called convnet, which in fact is there to capture the spatial and temporal dependencies required for the textual processing of the data. So ये लेटेस्ट एक रिसर्च पेपर है कॉननेक्स्ट के नाम से, जो कि अगेन एक चाइनीज सेट ऑफ ऑथर्स ने काम किया, और दे मेक यूज ऑफ कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क मैथमेटिक्स, बट दे वर्क लाइक विजन ट्रांसफॉर्मर्स, एंड दे अगेन क्लेम टू परफॉर्म बेटर देन देम. और ये एक उसकी एक फ्लो डायग्राम नज़र आ रही है या बनाई गई है, जिसमें एक कंपैरिजन ड्रॉ किया गया है. विजन ट्रांसफॉर्मर्स जो हैं वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के तरीक़ाकार हैं. उनके पर्सपेक्टिव से ये दिखाने की कोशिश की गई कि दे आर इन पैरेलल यू हैव कॉन्नेक्स्ट, जो कि सिमिलर मेथड पे काम कर रहा है और आपको अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है फॉर दी लार्ज लैंग्वेज मॉडल प्रोसेसिंग एज वेल. But coming back to the previous concept that we have the a pipeline of neural network जिसने काम करना है और आपको कुछ results देने हैं, तो the process is that you use some process which is called the filter, and that filter in fact scans your entire image and gives you the output. So you have the image which is scanned by that kernel of fixed size to look for a specific feature in the image. This is very important. So image जो है, जैसा मैंने पहले भी कहा कि is made of the transitions. So those transitions can be identified. So what we do that we divide the entire image into some small set of small images. इसका ये बिल्कुल इस तरह का फिनोमेना है कि जैसे ये आपने फिल्टर अप्लाई कर दिया जो कि खास जगह पे जाके कुछ चीज़ ऑब्जर्व कर रहा है. तो अगर ये पूरी इमेज जो थी वो आपकी 64 बाय 64 की थी, तो आपने से 2 बाय 2, 3 बाय 3, 4 बाय 4 के एरियाज डिफाइन कर दिए, एंड देन योर एम इज टू गो एंड सी कि इस पूरी इमेज में इन सब जगहों पे आपका डिजायर्ड ऑब्जेक्ट जो है वो किस जगह के ऊपर. So convolutional network, how it works that you feed that image or divide that image into tiles and then try to learn something out of it. So अगर हम इसमें unnecessary mathematical detail पे ना जाएं आगे, and then try to go to the next step. So we have the input tile. We give it to the small set of that small weights, which are again the filters. The output would be some numbers, which could be used for some information. तो ये मैथ में ये जो इसमें टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन, इट इज गिविंग यू द सेम इंफॉर्मेशन दैट मैं इसकी इमेज रिप्रेजेंटेशन पे आता हूँ कि यू हैव एन इमेज, यू मेक अ फिल्टर, पास इट थ्रू द इंटायर इमेज, और वो फिल्टर जब पूरी इमेज से गुजर रहा है, दैट मीन्स वो जब किसी एक रीजन पे आता है तो वहाँ पॉइंट बाय पॉइंट मल्टीप्लाई होता है, ऐड होता है और एक आंसर दे देता है आपको. तो आपके पास एक आउटपुट एरे जो है वो मिल जाती है उस रीजन के लिए. देन यू मूव फॉरवर्ड एंड कीप मूविंग थ्रू द इंटायर इमेज. सो ये जो पर्टिकुलर फिल्टर है, ये इट्स समथिंग लाइक दिस. इट वर्क्स इन अ वे दैट इट गिव्स यू सम डिफरेंट एस्पेक्ट अवेलेबल विद इन दैट image. So one can use number of filters within one convolutional layers. There could be 16 filters, 32 filters, 64 और any number. और हर फिल्टर जो है वो एक डिफरेंट फीचर को सीख रहा होता है. कोई वर्टिकल एज पे काम कर रहा होता है, कोई हॉरिजॉन्टल एज को देख रहा होता है, जैसे यहाँ मेंशन्ड है बहुत सारी वैल्यूज. तो ये सारे के सारे फिल्टर्स कैन बी डिफाइंड which may be available within an image. So again, similar aspect is explained here that one filter learns the vertical edge, second learns the horizontal edge, और वो compile होता जाता है डाटा.
सो जैसा यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि यू हैव एन इमेज ऑफ साइज मेंशन्ड एज 28 by 28 and cross one means it's only composed of one channel. There are not no more than one channel. It's just a singular matrix. So you may have a filter, you may have a kernel of size 3 by 3, but it has 8 filters. It means the first 3 by 3 filter will pass through this entire image, then second filter come in, then third filter. So 8 filters means 8 different kernels will give you 8 different types of data available within that image, and you can save it. एंड अल्टीमेटली जब आप उसको यूज करेंगे, उस फिल्टर को उसके ऊपर से गुजारेंगे, तो आप जो नई इमेज आपके पास या जो आउटपुट बनेगी वो won't call it the image, it would be the data of size as 26 by 26 by 8. और ये जो 2 पिक्सेल्स उसमें मिस हुए हैं उसकी वजह ये है कि आपने उसको जब उसके ऊपर से क्रॉस किया है तो कुछ डाटा जो आपके एजेस पे होता है वो लूज हो जाता है। इसको हम आगे देखते नहीं कि कैसे ये लूज होता है। सो 8 डिफरेंट फीचर्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड आउट ऑफ दैट सिंगल इमेज। ये 3 चैनल की आरजीबी इमेज है। जब भी आप एक कलर्ड इमेज बनाते हैं तो उसके डिफरेंट तरीकेकार हो सकते हैं, और जो आपके प्रिंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स हैं, वो भी चीज़ों को इस तरह ही प्रिंट करते हैं। जो आरजीबी इमेज होती है उसके अंदर रेड ग्रीन ब्लू पिक्सल्स होते हैं। इसके अलावा आप ह्यू सैचुरेशन वैल्यू के ऊपर बेस करके इमेजेस बना सकते हैं। CMYK के जो इमेजेस होती हैं इनमें सियान, मेजेंटा, येलो एंड किलो, शायद ये 4 हैं जो कि आप अगेन यूज करते हैं और अकॉर्डिंगली कलर इमेज बना सकते हैं। तो दीज आर दी वेरियस ऑप्शंस, और इनके अंदर नंबर्स होते हैं। सो अगेन इमेज कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव है क्योंकि ये बहुत डाटा है। अगर आप मल्टीपल चैनल्स में काम कर रहे हैं तो इसके अंदर से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकालना इज एन आर्ट। सो जो कर्नल का फिनोमेना है वो कुछ इस तरह से काम करता है कि आप कर्नल डिफाइन करते हैं, वो पॉइंट बाय पॉइंट मूव करता है या विंडो बाय विंडो ट्रैवल करता है, और अल्टीमेटली आपको नंबर देता चला जाता है। तो अगर आप देखें तो जो आपने जिस इमेज से स्टार्ट किया था, जो आउटपुट इमेज है उसका साइज उससे कम है। जो इनपुट इमेज है वो 5 by 5 की है, जो आउटपुट इमेज है वो 3 by 3 की है। और उसकी रीज़न ये है कि आप एक खास एरिया पे मूव करते हैं और कंप्लीट रीजन को कवर करते हैं, तो यू नीड टू हैव something like this. So ultimately, the image from where you started and the features which you obtained, they would be different in size. This is the reason of the previous slide जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले शो की। बट वी कैन ऑलवेज गेट दी सेम नंबर ऑफ फीचर्स, उसका एक तरीका है जो आगे हम देखते हैं। सो ये जो फिल्टर है इट मूव थ्रू द इंटायर इमेज। अगर उसमें मल्टीपल चैनल्स हैं तो वो मल्टीपल चैनल्स में मूव करता है और अल्टीमेटली आपको उस कंप्लीट इमेज से उस स्पेसिफिक टाइप का फीचर निकाल के देता है जिसके लिए आपने उस फिल्टर को डिजाइन किया हुआ। So this is there is another phenomena which is called stride. Stride means that you scan the image and you can scan in multiple fashions. You can jump with a singular number, you can jump with a number two, you can jump with a number three. We call it the stride length. जैसा यहाँ शो हो रहा है कि ये again scan कर रहा है but with a jump of 2. The next window appears once you take at least 2 pixels jump. आप 1 पिक्सल की जंप भी ले सकते हैं, आप 3 पिक्सल्स की जंप भी ले सकते हैं। तो अल्टीमेटली दिस वुड गिव यू द रिजल्ट इन अ डिफरेंट वे। तो अगेन अगर आप यहाँ पे देखो तो कुछ डॉटेड लाइन से ये शो हो रहा है कि आपने इसमें कुछ एडिशनल पिक्सल्स प्लेस किए हैं विच कुड बी अ जीरो पैडिंग, सो दैट the filter moves appropriately and still you get some numbers within that output data which you are obtaining. So making use of the zero padding, we can increase the size of the output features based on the stride length again. So now here you see the output data has matched the input image, but यहाँ पे जो important चीज़ है वो ये है कि आपकी stride length आपने कम कर दी है। It's with a stride length 1, and you have again added some zeros along the edges, so the output which is being achieved, which is being obtained, is of the same size. सो इस फिनोमेना के इस प्रोसेस की बेस के ऊपर वी गिव देम द टाइप ऑफ पैडिंग। सो वी हैव डिफाइंड 2 types of padding. One is the same padding, second is the valid padding. So as written here, the same padding means uh, you have a size of 5 cross 5 cross 1 image which is padded with zeros to create a 5 cross 5 cross 1 output data. I won't call it the image, बट अगेन कैन दैट कैन बी ड्रॉन एज वेल, क्योंकि अगेन वो नंबर्स हैं इसलिए उसको इमेज भी कहा जा सकता है। बट अगेन टेक्निकली स्पीकिंग इट्स नॉट एन इमेज, इट्स कंपोज्ड ऑफ फीचर्स, इट्स अ फीचर सेट।
सो अगर आपने सेम साइज ऑफ इमेज, सेम साइज ऑफ डाटा क्रिएट कर लिया, जैसा कि इमेज आपने इनपुट पे दी, तो वी कॉल इट द सेम पैडिंग। वेयर एज फॉर द वैलिड पैडिंग, जो कि इससे प्रीवियस केस था, दिस इज कॉल्ड द वैलिड पैडिंग। इन केस, या इससे पिछला केस, दिस इज कॉल्ड वैलिड पैडिंग, द आउटपुट डाटा साइज रिड्यूसेस। So ये as far as the relationship of the stride and the padding is concerned. There is a mathematical way of finding out these image dimensions. For an input image of size where you have the h value, you have the means height and the width and the channels which you are giving as input to your data. And if you have, say, a convolution with a kernel size or a filter size of k means k cross k, it's of square value, and a stride length s with a padding value p, and number of filters. Of course, your convolution layer has got more filters because you are trying to figure out more features within that same image. So C out could be higher. इसको अगर आप यूज करें तो वी कैन ऑलवेज गो एंड कंप्यूट द आउटपुट साइज ऑफ द इमेज, और आउटपुट हॉरिजॉन्टल या जो उसकी हाइट है, दैट कुड बी कंप्यूटेड दिस वे. You have all the values available. You can work out the width of that image. You can work out the channels, because channels are going to be the same as the number of filters which you are using. So the final output size can be the H out, W out, cross C out. So ये in fact relationship है between the input size and the output size. एग्जाम्पल यहाँ पे है कि आपने एक इनपुट साइज इमेज दी 28 बाई 28 की, जिसमें 3 चैनल्स हैं, और आपने कर्नल यूज किया जिसमें 3x3 का कर्नल है, और उसमें 332 फिल्टर्स हैं, और आप पैडिंग कर रहे हैं साइज 1 की, स्ट्राइड लेंथ 1 है, तो आप एच आउट, डब्ल्यू आउट और सी आउट निकाल सकते हैं. देन योर फाइनल इमेज, योर इनफैक्ट फाइनल आउटपुट साइज कैन बी कंप्यूटेड. दिस इज अनदर एग्जाम्पल. So if you use a kernel size of 3x3 with a stride length of 1, then the output size would shrink. If you add padding with stride, appropriate stride length, then the size would remain same. We call it the same padding, जैसा मैंने पहले कहा था. और ये सेम पैडिंग का कॉन्सेप्ट जो है, ये हमारे मॉडर्न सीनेंस में, जिसमें रेजनेट, इंसेप्शन नेट, मोबाइल नेट है, ये इस्तेमाल किए जाते हैं. जब आप मुख्तलिफ रिसर्च पेपर्स में पढ़ेंगे, एप्लीकेशंस देखेंगे, वहाँ पे दिस फिनोमेना इज यूज्ड. So this is another example where we have given some input size. A kernel has been decided with padding and stride, so the output size would accordingly can be computed, making use of the same expressions which I gave earlier. Again, यहाँ भी image size जब reduce हो रही है. So in fact, there's जो मैंने ये बहुत सारे CNNs and they make use of the stride 2 convolution because they reduce the size of the output data. And this, in fact, can replace the pooling as well, because you are reducing the computational workout by working or combining the pooling phenomena within convolution phenomena. So stride can be used to reduce the final output data. So again, this has already been explained that if you have an image of some size with some channels and you have the values available with you, so after convolution, the output depth would always be the number of filters which are not related to the input depth, because that is how you are working out these things. So this is again explanation of the same phenomena where you are using some filter of different depths, and those can be used to get the final results. So I think this is already explained. This is the specific example for the AlexNet, again a very famous CNN type of CNN, which is used by, which has been developed by Google, where you make use of similar things, and you use a filter of depth 96, and accordingly that filter, that kernel gives you the output in the similar dimensions. So it's like seeing the 3 channels simultaneously, and it can produce one feature map. So using 96 different filters will give you 96 different feature maps. So the depth increases to 96. So again, this is the graphical depiction that you are working in all 3 channels and multiplying with the filter in those channels and probably getting the output accordingly.
और इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप मूव करते हुए आप अपनी कन्वोल्यूशन लेयर को इस्तेमाल करते हैं. So, convolution के बाद the polling phenomena is again getting the most important data out of it. So, you may use various processes. Yeah, at least two important types of pooling can be used. One is called the max pooling, another one called is the average pooling. So, again, जैसा मैंने कहा था कि you think of convolution as scanning with a very fine pencil, and pooling is like summarizing each small paragraph with one important keyword. So, you lose details, but you keep what is important. तो इसकी अगर हम थोड़ी सी डिटेल में जाएं तो यू हैव ऑलरेडी डाटा अवेलेबल, फीचर मैप अवेलेबल आफ्टर द कन्वोल्यूशन, और उसके बाद ये मैक्स पूल्ड एरे जो है उसके अंदर से जो वो डाटा पिक कर लेगी जो कि मैक्सिमम वैल्यूज आपको उस पर्टिकुलर ग्रिड के अंदर दे रहा है. सो से अगर यहाँ पे आप देखो तो यू आर यूजिंग पूलिंग लेयर ओवर अ 5 by 5 कन्वॉल्व फीचर. ठीक है. तो आप विंडो जो राइट साइड पे विंडो को देखें तो आप उसमें से मैक्स वैल्यू को पिक कर रहे हैं. 3 by 3 का आप जो डाटा उठा रहे हैं उसमें मैक्स वैल्यू 3 है, अगले विंडो में भी 3 है, और अल्टीमेटली आप मूव करते जाएं तो पूरे फीचर सेट के अंदर से जो डिजायर्ड रीजन ऑफ इंटरेस्ट है वहां से जो मैक्स वैल्यू है वो आप पिक कर रहे हैं. दिस इज कॉल्ड दी पूलिंग फिनोमिना, पूलिंग लेयर फिनोमिना, एंड इट्स कॉल्ड दी मैक्स पूलिंग, एंड इट्स अ 3 by 3 पूलिंग. So max pooling gives you the max value within that area of interest, and average pooling averages out the entire data over there in that region of interest and gives you the output result. So these are the two important types of pooling which are used in the pooling layer. So CNN layer itself composed of the convolutional layer and the pooling layer together, and it makes the ith layer of CNN. And depending upon the complexity of the images, depending upon the data which you are using and their peculiarities, these layers may increase in numbers for capturing low-level details even further. But again, it has its own cost of computational usage. Once the entire data is achieved, you can use the fully connected layer for, again, just like a regular neural network to train and test. So output, once it's obtained, it can be flattened, can be feed to feed forward neural network, where the back propagation phenomena is used to get the training phenomena done. And over a series of epochs and iterations, it uses the softmax technique to classify the object. Softmax is nothing but using a mathematical expression to get the probability values. Just like जिस तरह से आपने, if you remember, we studied the linear regression and logistic regression. Linear regression में आपको एक नंबर मिलता है, उस नंबर को आप कन्वर्ट करते हैं बिटवीन नंबर बिटवीन 0 to 1 टू कन्वर्ट इनटू प्रोबेबिलिटी. तो अगेन सॉफ्टमेश एक्टिवेशन फंक्शन जो सीएनएन में स्पेसिफिकली यूज होता है वो भी यही काम कर रहा है, बट इट्स मेकिंग यूज ऑफ अ सॉफ्ट मैक्स फंक्शन इंस्टेड ऑफ द टैनसेक फंक्शन, या जो वहां पे हमने यूज किया था, दैट वाज अ डिफरेंट एक्टिवेशन फंक्शन. बट अगेन हेयर द नंबर विच यू गेट इज अगेन बिटवीन 0 to 1. So the numbers which are the scores which you are getting, it pass through the softmax function. It gives you the probability values, which in fact can define the existence of that particular class. So आपके पास लॉजिक्स आते हैं अगेन जो कि कुछ नंबर्स होंगे, जस्ट लाइक द मेथड विच वी यूज फॉर ट्रेनिंग. सो ट्रेनिंग में आपके पास जो नंबर आते हैं, दोज नंबर्स कैन बी यूज ऑन दिस सॉफ्टमैक्स फंक्शन. इसकी एग्जांपल में हम आते हैं, दैट वुड बी give you better. Suppose you have three logits, like first number is 1.5, then 0.5 and 0.1. So you get into its exponential form. So you get these numbers after exponential forms. And once you get combine them, it becomes a number like 7.24. And then each number जो हमने इससे previous step में हासिल किया उसको इस total number से divide करते जाते हैं, तो you start getting the probability distribution. So this can be utilized for finding out the possibility of that of the existence of that classification. The higher the number, the more probability that you are working on a particular type of class. Like if number is 60.62, that means 62% probability है कि it belongs to that class. और इस तरह से नंबर जब चेंज होंगे, प्रीवियस क्लास अगर हम देखें तो ये 62% प्रोबेबिलिटी और 33% प्रोबेबिलिटी और 15% प्रोबेबिलिटी रिजल्ट्स के तौर पे दे रहा है. सो अगेन पॉइंट ये है कि आपने कन्वॉल्व किया, आपने फ्लैटन किया, और अल्टीमेटली आपने जितना डाटा आपके पास अल्टीमेटली सारे स्टेप से आया, लाइक अगर ये 3 by 3 का डाटा बचा अल्टीमेटली, तो उसको आप
एक स्ट्रेट एरे में प्लेस कर लेंगे. दिस स्टेप इज कॉल्ड द फ्लैटनिंग. सो इट्स अ वेक्टर ऑफ 9 क्रॉस 1 विच कैन बी यूज्ड एज फीचर सेट फॉर ट्रेनिंग द न्यूरल नेटवर्क एंड यूज द प्रीवियस मेथड विच वी हैव बीन यूजिंग के किस तरह से एक न्यूरल नेटवर्क को इनपुट फीचर्स और लेबल दे के ट्रेन किया जा सकता है. बट फीचर्स जो आए हैं वो कन्वोल्यूशनल लेयर और कूलिंग लेयर की मदद से आए हैं. And then you can use the feed forward artificial neural network where you can train and test the entire data. सो अगर इस पाइपलाइन को दोबारा खोलें तो आपने एक इमेज ली, आपने उसको कन्वॉल्व किया, आपने उसमें पूलिंग लेयर यूज की, फ्लैटन किया और फिर आपने एक न्यूरल नेटवर्क को दे दिया और आपने अल्टीमेटली उस नेटवर्क पे ट्रेन किया कि ये क्या चीज़ है. सो दिस फिनोमेना कैन बी एक्सटेंडेड. More number of can be made as complicated as possible with as many classes as you can work out, but the basic building blocks are the same. So अगर यहाँ पे आप देखते हैं तो आपकी इनपुट इमेज जो है उसकी एक साइज डिफाइंड है. देन यू हैव कन्वोल्यूशनल लेयर ऑफ स्ट्राइड 1, वो डिफाइंड है. फिर रेलू एक्टिवेशन फंक्शन की बात हुई हुई है. अल्टीमेटली जो आउटपुट वॉल्यूम है वो कंप्यूट होता है, वो कूलिंग लेयर से गुजरता है जिसकी अपनी कुछ स्ट्राइड लेंथ है और अल्टीमेटली यू गेट इनटू अ फ्लैटन लेयर. सो अगर इसका स्टेप बाय स्टेप हम अनफोल्ड करें तो जो कन्वोल्यूशनल लेयर का स्टेप है उसके अंदर कर्नल साइज जो है वो 5 डिफाइन किया गया, स्ट्राइड लेंथ 1 है, पैडिंग 0 है. और जब आप इसको अगेन गिवन एक्सप्रेशन जो कुछ स्लाइड्स पहले मैंने एक्सप्लेन की थी उनमें आप प्लेस करेंगे तो ये साइज जो है वो कम होके 28 पे आ जाएगा बिकॉज ऑफ द स्ट्राइड लेंथ एंड पैडिंग. और इसलिए जो इसमें आउटपुट फंक्शन यूज हो रहा है फ्रॉम दिस स्टेप टू दिस स्टेप वो आपको जो साइज है 32 बाय 32 क्रॉस 1 से चेंज करके 28 बाय 28 बाय 3 हो गया है. बिकॉज फिल्टर जो है इसमें ऑल्दो साइज 5 क्रॉस है बट उसका फिल्टर जो है वो 3 है, नंबर ऑफ फिल्टर 3 है, इसलिए यहाँ पे 3 और बाकी 28 बाय 28 आ गया. और कूलिंग लेयर जो है उसके अंदर जो फिनोमेना यूज किया गया वो कर्नल का साइज 2 है, स्ट्राइड लेंथ 2 है. और ये टिपिकल मैक्स ऑब्लिक एवरेज पूलिंग में से कोई एक चीज इस्तेमाल की गई है तो जो 28 का साइज था वो कम होके 14 पे आ गया. 14 क्रॉस 14 एंड अगेन फिल्टर्स आर स्टिल 3, तो वो 3 के 3 फिल्टर्स अवेलेबल है. सो इस तरीके से ये स्टेप बाय स्टेप इनपुट से आउटपुट कंप्यूट करके यू कैन रीच टू अ नंबर. लाइक हेयर यू कैन फाइनली कंप्यूट के जो फ्लैटन लेयर में डाटा होगा वो किस साइज का होगा, तो 588 क्रॉस 1 का डाटा है जो कि यूज किया जा रहा है. फिर आपने अगेन जो नेटवर्क यूज किया है उसमें पहली लेयर के अंदर 20 न्यूरॉन्स हैं और जो फाइनल लेयर है उसके अंदर 5 न्यूरॉन्स हैं क्योंकि 5 क्लासेस को इस पर्टिकुलर डाटा सेट के अंदर से फिगर आउट करना है इस टाइप ऑफ एग्जाम्पल के अंदर से, एप्लीकेशन के अंदर से. So pipeline is a series of steps. You use convolution, max pooling, flatten, fully connected layer, or this step can be combined and stacked as many times. You can have 2 layers of convolution, 3 layers of convolution, 10 layers of convolution. You can add maximum pool where max pooling wherever is required to reduce the size of data, and ultimately can design this network, this CNN, for a type of application. सो इट्स नॉट लिमिटेड टू अ सिंगल माइंड. हर बंदा अपने लिहाज से इस पूरे मैथमेटिकल ऑपरेशन को, इस टैकिंग को, इस पाइपलाइन को यूज कर सकता है और एक स्पेशल टाइप ऑफ सीएनएन बना सकता है फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एप्लीकेशन. और इसी बेस के ऊपर बहुत सारे नेटवर्क जो है वो डिजाइन किए गए हैं. जैसे मैंने कहा कि जो कन्वोल्यूशन का स्टेप है वो उसके अंदर से फीचर्स को निकालता है. पहला, कन्वोल्यूशन में गेट द शार्प एजेस. सेकंड में गेट द maybe go and find out further types of edges. लाइक यहाँ पे जो एग्जांपल अगर हम फेस पे अप्लाई करें तो हमारे फेस की जो शार्प एजेस हैं वो पहला कन्वोल्यूशन स्टेप निकाल सकता है. उसके बाद आपकी आंखें आइडेंटिफाई की जा सकती हैं सेकंड टाइप ऑफ कन्वोल्यूशन अप्लाई करने के बाद. देन आंखों की डिटेल्स पे जाया जा सकता है थर्ड लेयर के साथ. और अल्टीमेटली जितने लो लेवल पे आप किसी एक फीचर के जा सकते हैं वो लेयर बाय लेयर कैन ट्रेवल. So this is another example using the CNN pipeline. इसमें अगर आप गौर करें तो आपको नजर आ रहा होगा कि you have an image of some size, then you have some stride length जिसकी बेस पे आपके कुछ नंबर ऑफ फिल्टर्स भी यूज किए गए हैं. तो जो 3 चैनल था वो 96 चैनल में कन्वर्ट हो गया, फर्दर 256 चैनल में कन्वर्ट हो गया. और फिनोमेना ये इंडिकेट कर रहा है कि इमेजेस या इनपुट डाटा का साइज कुछ और है, आउटपुट डाटा का साइज कुछ और है.
और लेयर बाय लेयर आप मूव करते जा रहे हैं, और अल्टीमेटली जो आपके पास फाइनल फीचर्स हैं वो 4096 फीचर्स बनते हैं, जिनको इस्तेमाल करके इस पूरे डेटा को सॉल्व करके 1000 क्लासेस को आइडेंटिफाई किया गया है। इसकी डिटेल जो है यहाँ पे अवेलेबल है। इसको हम इनफैक्ट ये एलएक्स नेट का मॉडल है, वेयर वी हैव यूज्ड और स्टार्टेड फ्रॉम एन इनपुट साइज ऑफ 227 by 227 by 3, एंड अल्टीमेटली पहली लेयर का एक खास तरीकाकार है वहाँ पे। वो उसमें जो फिल्टर साइज है वो 11 by 11 है, स्ट्राइड लेंथ 4 है, उसमें 96 फिल्टर्स यूज़ किए गए हैं, तो अल्टीमेटली एक आउटपुट आती है। उसके बाद मैक्स पूलिंग यूज़ की गई है। फिर सेकंड कन्वोल्यूशन लेयर का कुछ मैथमेटिकल डिटेल्स हैं, उसकी पूलिंग लेयर है, फिर थर्ड लेयर है, फिर फोर्थ लेयर है। और देखें तो हम 5 कन्वोल्यूशन लेयर्स यूज की गई हैं, जो कि यहाँ पे भी विजिबल हैं। 5 कन्वोल्यूशन लेयर्स अलॉन्ग विद दी मैक्स पूलिंग लेयर्स। पहले दो के अंदर मैक्स पूलिंग है, उसके बाद अगली दो कन्वोल्यूशन लेयर में मैक्स पूलिंग नहीं है, पांचवी लेयर के बाद फिर मैक्स पूलिंग है। फिर फ्लैटन किया गया और फुली कनेक्टेड नेटवर्क एक 4096 फीचर्स का इस्तेमाल करके, जिसमें 4096 न्यूरॉन्स हैं पहली लेयर में, दूसरी लेयर में, और अल्टीमेटली 100,000 न्यूरॉन्स हैं आखिरी लेयर में, और आउटपुट जनरेट की गई है। तो दिस इज हाउ दिस LXNet was designed in 2012, which was the first deep convolutional neural network breakthrough, which used and solved 1,000 classes. I've tried to do its mathematics for you. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको खुद अपने हाथ से भी करें। एक्सप्रेशंस मैंने आपको इनपुट आउटपुट इमेजेस की दी थी, उनको अगर आप इस्तेमाल करें, और जो डाटा मैंने यहाँ मेंशन किया है कि कन्वोल्यूशन लेयर्स, मैक्स पूलिंग लेयर्स में किस तरीके से फिल्टर्स और साइजेस और स्ट्राइड्स को इस्तेमाल किया जा सकता है, वो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। लाइक पहले एग्जाम्पल में K indicates the kernel size, S indicate the stride length, P is the padding. So convolution layer 1 जो LXNet की है, इसमें K का साइज 11 by 11 है, 96 फिल्टर्स हैं, पैडिंग 0 है। जब इसको आप अप्लाई करेंगे एक्सप्रेशन के अंदर, तो आपका आउटपुट साइज जो है वो आ जाएगा 55 by 55 क्रॉस 96। इफ आई लिंक यू टू दिस टू दी हेयर, तो यू सी हेयर द जो पहला इमेज है, उसके बाद जो सेकंड इमेज आपको मिल रही है वो 55 by 55 by 96 की मिल रही है, जो कि इस मैथमेटिकल ऑपरेशन से आपको नजर आती है। देन यूज द मैक्स पूलिंग, के साइज 3 by 3 है, स्ट्राइड लेंथ 2 है। अगेंस्ट जो एक्सप्रेशन उनको यूज किया, तो आपके पास जो आउटपुट इमेज आती है वो 27 क्रॉस 27 की आती है। फिल्टर साइज रिमेन सेम। सो इफ आई अगेन गो बैक एंड लिंक इट टू हियर, तो यहाँ पे आप देखोगे कि अगेन 27 है, फिल्टर्स वहाँ पे 256 यूज हुए हैं इनफैक्ट, नॉट 96। तो फिल्टर ऑटोमेटिकली जिस नंबर ऑफ आप फिल्टर्स को इस्तेमाल करते हैं अप्लाई करने के लिए, वो फिल्टर्स वहाँ पे विजिबल हो जाते हैं या उसी साइज पे आ जाते हैं। सो अगर इसको आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, तो ये ट्राई टू सॉल्व फॉर द फर्स्ट कन्वोल्यूशन लेयर, सेकंड कन्वोल्यूशन लेयर, थर्ड कन्वोल्यूशन लेयर, फोर्थ, फिफ्थ, एंड फाइनली द मैक्स कूलिंग, एंड अल्टीमेटली द फाइनल layer to the input given to the system is composed of 9,216 features which can be obtained as output of this size। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल डाटा जो है आपके पास ये आ जाएगा, which can be given to the first layer of artificial neural network, जिसके अंदर 4096 न्यूरॉन हैं, and that can be used to work out the details। याद रखिए कि जो ये इमेज होती है जो न्यूरल नेटवर्क की फर्स्ट हिडन लेयर को दी जाती है, इट्स जस्ट लाइक कि ये एक लाइन में 4096 न्यूरॉन्स हैं, और ये जितने डाटा पॉइंट्स आ रहे हैं, दे आर पासिंग थ्रू दी फर्स्ट लेयर विच इज नॉट शोन हेयर। ये हिडन लेयर का डाटा है। फर्स्ट लेयर के जो न्यूरॉन्स हैं वो यही हैं जो आपने इनपुट के तौर पे देने हैं। तो 9216 न्यूरॉन्स की आउटपुट्स कैन बी गिवन टू 4096 न्यूरॉन्स, ईच न्यूरॉन आउटपुट गोइंग टू ईच न्यूरॉन आउटपुट, एंड अल्टीमेटली इट गिव्स दी रिपीट द सेम फिनोमेना जो हमने पहले देखा था।
Okay, I hope this makes sense now. अगर किसी का कोई क्वेश्चन इसके अंदर हो तो I'll always be available. But मेरे ख्याल में it's not that difficult. And I would say I find it very easy. थोड़ा सा आपने लिंक करना है प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स को जो हमने पढ़े हैं तो आपको ये चीज़ मुनासिब तौर पर समझ आ जाएगी. So pipeline, in fact, can be decided depending upon the application. So मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स कोड किए हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीएनएन्स की. लाइक लीनेट डिजिट्स की क्लासिफिकेशन के लिए एक सीएनएन है. इसके अंदर तीन कन्वोल्यूशनल लेयर्स विद टू मैक्स पूलिंग लेयर्स एंड टू फुली कनेक्टेड लेयर्स इस्तेमाल की गई है. एलेक्स नेट जो है उसमें पांच कन्वोल्यूशनल लेयर्स विद थ्री पूलिंग, टू नॉर्मलाइजेशन लेयर्स, डाटा को नॉर्मलाइज करने का फिनोमेना भी बीच में इस्तेमाल किया जाता है, देन टू फुली कनेक्टेड लेयर्स एंड वन सॉफ्ट मैक्स लेयर. वीजीजी नेट जो है ऑब्जेक्ट्स क्लासिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है, एक टाइप ऑफ सीएनएन है. ये वीजीजी 16 और वीजीजी 19 के नाम से है. अकॉर्डिंगली 16 कन्वोल्यूशन या 19 कन्वोल्यूशन लेयर्स यहाँ यूज की जाती हैं. गूगल नेट जो है इट इज यूज अगेन यूज फॉर द ऑब्जेक्ट्स. इसमें 27 कन्वोल्यूशनल पूलिंग फुली कनेक्टेड सॉफ्टमैक लेयर्स यूज होती हैं. ResNet जो है वो फर्दर कॉम्प्लिकेटेड सीएनएन है, thousands of convolution layers. ZFnet, which is variation of AlexNet. So there is a huge work going on. People are working, defining the specific type of CNNs. उनको आप कह सकते हैं कि जी purpose built CNNs. They give the names according to the type of application or the type or against the name of inventor, and then can solve right papers. तो ये जो पर्टिकुलर फिनोमेना है प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में आपको इसमें बहुत सारी दुनिया में काम नज़र आ रहा है. लाइक फेसबुक का एक फेसबुक डीप फेस सीएनएन है, विच इज़ अ प्रोग्राम as envisaged. It uses 9-layer neural network and over 120 million connection weights. It was trained on 4 million images uploaded by the Facebook users, but later on it was shut down due to privacy leaks. But it's a type of CNN. गूगल ब्रेन इज अनदर टाइप ऑफ सीएनएन. ये वो प्राइवेट सीएनएन्स हैं जो कि एज सच बहुत इनकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, बट अगेन दे मेक यूज ऑफ द सिमिलर फिनोमेना, सिमिलर पाइपलाइन टू वर्क आउट ऑन टू द images and figure out the faces again, to detect and find out a specific person around the globe. FBI face is another type of network which in fact stands for the facial analysis, comparison, and evaluation. Uh, Again, this type of CNN has got its own details, as much as if you can find out it specifically for the purpose of finding out a specific face. So again, it's a type of CNN. So मैं जो बताने का मकसद ये है कि this technology has got its own way of solving things, or it solves number of phenomena which are there. To find out the specifically target area is the images and their classification. So okay, can close it here. I think let me go on to the limitation part now. uh, हम इसको यहीं पे क्लोज करते हैं.
तो इंटरेस्टिंगली जो ये इतने मेथड्स हैं जो कि मशीन लर्निंग से रिलेटेड हैं, इनके कुछ लिमिटेशंस हैं जिनको हमें समझना ज़रूरी है। और वो ये कि आप जो प्रॉब्लम को प्री प्रोसेस करते हैं, वो प्री प्रोसेसिंग जो है बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेज होती है। डाटा को जो जनरेट करना है और उसको जो इस काबिल करना है कि उसके अंदर से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की जा सके, वो बड़ी अहम है। और वो इससे एक बड़ी एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल से समझ आती है कि जब ये काम शुरू हुआ था 80s के अंदर, तो पेंटागन ने सबसे पहले काम शुरू किया था इमेजेस के ऊपर। उनका मकसद ये था कि जंगें हो रही हैं और मे बी देयर कुड बी अ वर्ल्ड वॉर 3, सो टैंक्स विल बी यूटिलाइज्ड। नाउ द आइडिया कैन बी एक्सटेंडेड टू दी drones, UAVs. Okay, once, whenever in some cluttered area, some object appears of your interest, your system should be able to raise a flag, हाईलाइट के ये चीज जो है वो सिस्टम में आ रही है। तो दे स्टार्टेड ऑफ द आइडिया वाज कि ये टैंक्स हैं, अगर वो क्लम्प ऑफ ट्रीज में कहीं अपीयर होते हैं, तो अगर एक आपका ऑब्जर्वेशन पोस्ट है तो वो हाईलाइट वहां पे हो जाए, पता चले कि जी फलां थिंग या इंपॉर्टेंट फिनोमेना इज नाउ बीइंग नोटिस्ड। सो द retaliatory actions can be taken. So they inducted images, जिसमें उन्होंने कुछ इमेजेस ली विद द टैंक्स, कुछ इमेज ली विदाउट टैंक्स, और से सम नंबर 100, 200, 1000 इमेजेस कलेक्ट करके उन्होंने कुछ इमेजेस के ऊपर अपने सिस्टम को ट्रेन किया। लाइक कुछ इमेजेस विद इन दी क्लम्प ऑफ ट्रीज विद दी टैंक्स ली, कुछ विदाउट टैंक्स ली। और वंस दे ट्रेन, तो उनको लगा ये कि जी ओके जी, सिस्टम इज वर्किंग, सिस्टम जो है वो मुझे आइडेंटिफाई करके दे रहा है। और पहले उन्होंने ट्रेन किया, फिर टेस्ट किया, बट उन्होंने उन्हें लगा यार कि लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड इंडक्ट सम मोर टेस्ट डाटा एंड सी द परफॉर्मेंस। सो दे again went out, collected some more images with tanks and without tanks, and then they started the second testing phase. तो पता चला कि now this system is not working fine. The earlier system, which was working very perfectly for finding out object of interest, is now failed and not working fine. सो कुछ पता नहीं चला कि क्या हुआ, क्यों ये सिस्टम जो है वो काम नहीं कर सका। मल्टी मिलियन खर्च हुए, बट सिस्टम डिड नॉट fetch the results which it was desired for. Ultimately, later on, it came out कि जो जो डाटा उन्होंने सिस्टम को इनिशियली टेस्ट ट्रेन करने के लिए यूज किया था, जस्ट शोन हियर, इट वाज सॉर्ट ऑफ जो टैंक्स का डाटा विद इन एरिया ऑफ ट्रीज था, दैट वाज इन दी इवनिंग टाइम, जब सन नहीं था। और जो डाटा उन्होंने कलेक्ट किया था फॉर दी इमेजेस विदाउट टैंक, दोज वर इन द मॉर्निंग टाइम, जिसके अंदर रोशनी ज़्यादा थी। तो जो न्यूरल नेटवर्क किया, जो ML मेथड ट्रेन हुआ, उसने जो डाटे में क्लासिफिकेशन की, वो बेस्ड ऑन दी लाइट की, कि अगर लाइट थी तो टैंक नहीं था, और लाइट नहीं थी तो टैंक था। So ultimately, because this was not the right way of identifying, but that is how that machine worked. So it is very important. कहने का मकसद ये है कि once you use the machine learning approaches, smart way of doing things, you need to be very sure कि जो डाटा मैं उसको दे रहा हूँ, this in fact involves huge number of variables. तो वो सारे वेरिएबल्स जो हैं वो वाकई यूजफुल हों, रिलेटेड हों, और फिर आपका जो नेटवर्क उस पर काम कर रहा है वो आपको अकॉर्डिंगली उससे यूजफुल आउटपुट्स दे सके। सो अगेन, अभी तक जो हमारे नेटवर्क मॉडल्स हैं, स्टिल दे आर वेरी सिंपलिस्टिक, ऑल्दो कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव हो गए, बट दे कैन स्टिल नॉट बी compared to their biological counterparts, which are human beings. We are still working, people are still working, there's a lot of space, lot of vacuum, और काम हो रहा है और इम्प्रूवमेंट हो रही है। एंड ऑफ कोर्स द फ्यूचर इज, जिस पे इंसान काम करता है, वो ये है कि समथिंग कुड बी मेड विच कुड जस्ट थिंक एंड बिहेव एंड डिसाइड लाइक ह्यूमन बीइंग्स। और जिस तरह मैंने शायद क्लास के स्टार्ट में कहा था कि इंसान हमेशा वो चीज़ की कोशिश करता है जो कि अल्लाह की तख्लीक है। तख्लीक जो है उसमें सुपरमेसी नजर आती है, पावर नजर आती है। तो अल्लाह ने जिससे अपनी बेस्ट क्रिएशन इंसान को डिक्लेयर किया है, वन ऑफ द बेस्ट क्रिएशन, तो इंसान की भी ख्वाहिश है कि अगर इंसान जैसी कोई चीज़ बन जाए, तो दैट वुड बी दी zenith epic, or I would say the ultimate objective of all the research going on in the world. और इस डायरेक्शन में लोग अभी बेबी स्टेप्स ले रहे हैं। लेट्स सी हाउ दे मूव ऑन, और किस स्टेज पे आप जाते हैं। आपका काम ये है कि अपना रोल प्ले करें, और जिस जगह पे आप यूजफुल तरीके से अपनी कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, आप दुनिया में अपने आप को कंट्रीब्यूट करें, अपना, अपने मुल्क का, अपने दीन का नाम रोशन करें।
So with this note, thank you very much for your time. Um, I am available for any queries. Best of luck for your paper tomorrow. And inshallah, see you for the final project presentations after the exams. I'll announce a date for that. Shukriya ji. Assalamu alaikum.